हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखो, कुछ की पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपको सबसे पहले तो हमें स्क्वायर्स पता होना चाहिए। स्क्वायर कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा नहीं, केवल 20 तक याद करने की स्क्वायर्स हम कैसे जो है वो स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो पहला जो है, वन का कितना होता है, वन होता है। टू का कितना होगा, फोर। थ्री का कितना होगा, नाइन। और फोर का 16। फाइव का 25। देखो, जो बेसिकली मैं याद करती हूँ तो मैं हिंदी में याद करती हूँ, है ना। एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौको 16, पांच पंजे 25, छह छिके 36, सात सत्ते 49, आठ आठा 64, नौ नाम 81 और 100। तो इससे क्या होता है, याद बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे अगर आप क्या करोगे, 11 का करोगे तो 121 होता है। फिर 12 का होता है 144, 144। वैसे 169, 196। एंड जो 15 होता है उसका स्क्वायर होता है 225। 16 का फिर होता है 256। एंड 17 का 289। एंड 18 का होता है 324। 19 का 361 एंड 400। तो ये बेसिकली कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर जैसे आप 20 तक लर्न कर लो। और उसके बाद ये बहुत सी बेसिक चीज है कि आपको 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। क्यूब की मैं अगर मैं बात करूँ तो क्यूब आपको 10 तक भी याद हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग बैंकिंग या एसएससी की तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे, हम लोग टीचिंग का कर रहे हैं। तो टीचिंग में इतना हाई लेवल भी नहीं आता कि आप बिल्कुल 30-45 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको 10 तक का क्यूब याद करना होगा। कितना होता है, वो होता है वन। टू का कितना होगा, एट। थ्री का कितना होता है, 27। एंड फोर का होता है कितना, 64। ठीक है, फाइव का होता है 125। और सिक्स का कितना होगा आपके पास, सिक्स का होता है 216। सेवन का होता है आपके पास 343। एट का होता है 512। ठीक है, एट का कितना होगा, 512 होगा। और नाइन का होता है आपके पास कितना, जो स्क्वायर है 729 होता है। और थाउजेंड क्या होगा, 10 का होगा। तो कुछ हमने क्या किया, 10 तक के ये लर्न कर लिए। कोई भी क्रॉस चेक कर लो, जैसे मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ तो 36, सिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स थ्री जा 18। 18 एंड थ्री कितना होता है, 21। तो करेक्ट है। वैसे ही आप एक बार खुद भी क्रॉस चेक करके फटाफट से लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई करके। अगर फर्स्टली याद नहीं है तो साइड में मल्टीप्लाई करो और लिख दो। जब आपका ये हो जाए तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। आप क्या करो, जब आपको सीरीज सॉल्व करनी होगी या कुछ भी आता है बेसिक चीजें मैथ्स में भी, हमारे जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे हमारी काम आ जाएगी। तो क्यूब लर्न कर लो, स्क्वायर्स लर्न कर लो। ठीक है। दूसरी चीज एक और इसमें बात आती है कि आप क्या करो जब अल्फाबेट्स करते हैं हम। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप रफ नोटबुक में आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखा, ई के बाद आता है थोड़ा गैप दे करके ई, एफ जी एच आई जे। अगेन गैप दो, आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट आएगा आपका जेड। यही लिख देते हैं लास्ट वाला। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आप इसको ऐसे लिखो, इसके नीचे वो नंबर लिखो जो इसका प्लेस नंबर है। क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका कितना होगा, 6 7 8 9 और इसका होगा 10। फिर 11 12 13 14 15। फिर इसका कितना होगा, 16 17 18 19 20। और इसका होगा 21 22 23 24 25 26। तो बेसिकली आपको अगर रीजनिंग में देखो, क्वेश्चन बहुत इजीली हो भी जाएंगे आपका सॉल्व, लेकिन हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना, हमें टाइम से पहले सॉल्व करना। तो आप क्या करो, इनका जो ये प्लेस वैल्यू है ना कि एच कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, टिप्स में याद होना चाहिए कि एच 8 पे है, एम 13 पे होता है, आर 18 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, टी 20 पे है, ओ 15 पे है, ए 1 पे, एफ 6 पे, के 11 पे। जब ऐसे टिप्स पे याद होंगे तो आप क्वेश्चन एकदम से देख के पहचान लोगे कि हाँ भाई ये तो नियर नियर बाय है, तो इनमें कोई रिलेशन बन सकता है।
फिर दूसरी क्या आता है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं वो क्या आते हैं, रिवर्स पोजिशन में आते हैं। ठीक है, ये तो क्या था कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अब राइट टू लेफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका आखिरी सबसे पहला, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ, मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं राइट टू लेफ्ट इसकी प्लेस वैल्यू चाह रही हूँ, तो मुझे पता है ना ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो हमें ये भी तो पता है ये 26 होगा। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 23, ये कितना होगा 22। तो आपको ये दोनों ही वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से ये कितना होगा 21 होगा, ये कितना होगा 21, और ये कितना होगा 20। वैसे ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 17। ये सबको पता है। अब देखो मैं एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसकी केवल 1 2 3 यही ये वाली वैल्यूज याद है, दैट मीन्स अगर आपको लेफ्ट टू राइट याद है कि जो एच है वो 8 पे आता है, जी 7 पे आता है, एल 12 पे आता है, ये पता है, और उसने आपको गलती से ये पूछ दिया कि आप राइट टू लेफ्ट, कोई आ गया क्वेश्चन कि आप राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये कैसे पता चलेगा कि ए कौन सी पोजीशन में है या सी कौन सी पोजीशन में। अभी तो हमने लिख दिया कि हाँ ये 26 25 है, रैंडमली याद नहीं होता ना। तो देखो इनमें एक रिलेशन है, 1 and 26 कितना होता है 27, 25 and 2 27, 24 and 3 27। तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का जो सम होगा, दोनों की प्लेस वैल्यू का सम 27 आ रहा है। किसी में भी चेक कर लो, आप लास्ट नंबर में कर लो 26 and 1। तो अगर सपोजिंगली मेरे पास आ गया आर की प्लेस वैल्यू, मुझे पता है 18 होती है। ठीक है, अब ये तो पता है कहाँ से, लेफ्ट टू राइट होती है। अब किसी ने बोला कि राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करने पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होती है इसकी, आर की, सिंपल सा क्या करो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9। तो आर की जो ये वाली प्लेस वैल्यू हो जाएगी राइट टू लेफ्ट की, जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी इजीली मैंने निकाल दी, वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इन दोनों का सम कितना है 27 है। तो एक ही तरफ आप याद करो तो आप दोनों तरफ से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेथड है, पर आपको कोई ना कोई एक पैटर्न तो याद करना पड़ेगा ही। तो आप अपने हिसाब से जो कर लो। जैसे मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैंने एक वर्ड बनाया है ए ज्योति करके। ठीक है, AEJOTY करके मैंने ऐसे ज्योति करके मैंने याद किया हुआ है। तो मुझे पता है ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। अब मुझे पता है कि टी के बाद क्या आता है यूवी, तो इसके बाद फ्लो आ जाता है। तो आपको कम से कम इतने के बाद के पता होगा। ओ के बाद आपको पता है पी क्यू आर आता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं इसके बीच में वो लिख देती हूँ, लेकिन हमें ये भी नहीं करके आपको सब नंबर से याद कर लो, ज्यादा नहीं, 26 तो लेटर से ये देख लो कि कितने में आता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा मैंने उसमें देखा था, तो वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास, आप क्या करो डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है। देखो सबको पता है कि नॉर्थ किस साइड है, साउथ किस साइड है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, टाइम अपना वेस्ट करते हैं ये देखने में कि हमारा फेस आगे की तरफ है तो हाथ किस तरफ लेफ्ट होगा किस तरफ राइट होगा, यही तो करते रहते हैं। तो वो भी वेस्टेज ऑफ योर टाइम है। तो इसको करने के लिए भी आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी ही चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये नहीं कि आज तो सूरज यहाँ से निकला ये देखने पे लगे हो, नहीं, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और पर्सन हमेशा यहाँ खड़ा होता है, अगर कहीं नहीं दिया है तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर बोला है वो ईस्ट में है तब चलो तो आप यहाँ पे रखोगे, नहीं बोला है तो बीच में रखो, उसके बाद उसे मूव करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, अब सिटिंग अरेंजमेंट का उन्होंने दिया हुआ है, पजल आएंगी, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, तो क्या आएगा देखो, सपोजिंगली बैठे हैं कुछ 5 मेंबर्स बैठे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ साइड डायरेक्शन में उन्होंने फेस किया हुआ है, किस साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में। तब तो हमारी डायरेक्शन हो गई, हम भी तो अभी नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं ना, मिड में हम बैठे हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा राइट हैंड जो होगा वही उसका भी होगा। तो ये उसका राइट पोजिशन हो गया, ये इसका लेफ्ट पोजिशन हो गया।
लेकिन अगर वो साउथ की तरफ देख रहा है तो ये दोनों चीजें अपोजिट हो जाती। क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। ये आप जितना भी चाहते हो अभी करके देख लो, प्रैक्टिकली करके देख लो, वहां पे आपको बस रट के जाना है कि हाँ किस डायरेक्शन में राइट है, किस डायरेक्शन में लेफ्ट है। मैं सच बता रही, बहुत ही टाइम कम आपका उसमें लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर उसका तुरंत ही तो आ नहीं जाता, उसके बाद हम उसको अरेंज करते हैं, उसके बाद आंसर निकलता है। और अगर हम लेफ्ट राइट करने में भी आधा समय लगा देंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा आता है सर्किल वाले में, देखो सेटिंग का आ रहा है तो सर्कुलर फॉर्म में वो जरूर दे देता है कि एक सर्किल में बैठे हैं और इस तरीके से दे देगा। ठीक है, क्या कहेगा, एक सर्कुलर पाथ में कुछ मेंबर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं। ठीक है, अब सबसे बेसिक चीजें क्या है, अगर उसने सेंटर की तरफ, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, तो दोनों पढ़ के जाओ घर से पहली। एक तो हो है कि वो सेंटर की तरफ देखेगा, दूसरी वो सेंटर के बाहर देखेगा। यही तो हो है, बस यही कंडीशन तो है जो हमें पढ़नी है। इसको वो कभी ये भी दे सकता है कि बीच में ही वो सारे के सारे अंदर देख रहे हैं और सारे के सारे बाहर देख रहे हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, एक बाहर देख रहा है, एक अंदर देख रहा है, तब पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, अगर वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे, तो देखो ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ इस समय देख रहा है। बस इतना ध्यान रखो, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जब नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो आपको पता है इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। ये साउथ की तरफ देख रहा है तो इसका इसका क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा। ठीक हो गया, तो ये कंडीशन हो गई। अब ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है, जब ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक हो गया, ऐसी ही कंडीशन होती है। दूसरा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से कोई घूम रहा है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके से घूम रहा है, यहां से इस साइड को आ रहा है, इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ चीजें उनका ध्यान रखो तो अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे इस डायरेक्शन में देखो, ये ऑलरेडी साउथ की तरफ देख रहा है, तो साउथ में हमें पता है इधर लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट होता है। अपोजिटली इधर नॉर्थ दिख रहा है आपको, तो इधर अगेन राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन, ये आपको नॉर्थ, ये कहाँ दिख रहा है, ये सेंटर की तरफ है लेकिन फिर भी नॉर्थ है। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, ये सेंटर की तरफ है, नॉर्थ है, तो यहाँ राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। ये भी नॉर्थ की तरफ है, भले आउटवर्ड डायरेक्शन है बट नॉर्थ है ना, इधर भी राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक हो जाएगा, तो इसको याद करके जाओ। एक ये हो गया डायरेक्शन का। दूसरा, मैंने ईस्ट वेस्ट का नहीं बताया, तो देखो अगर कोई पर्सन ईस्ट में यहाँ पे खड़ा है तो अब उसको वो कह रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ ईस्ट से, तो ईस्ट में खड़े हुए पर्सन को आप क्या करो, वो तुरंत कुछ ना कुछ देगा कि नॉर्थ में मूव होने के बाद या ईस्ट में, अगर वो इस तरफ मुड़ गया है, अगर यहाँ से था फिर वो 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो अब उसका फेस आगे की तरफ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में उसका फेस है, इस डायरेक्शन में फेस है। तो जब इस डायरेक्शन में उसका फेस है तो उसका क्या होगा, इस साइड को उसका लेफ्ट होगा और इस साइड को उसका, क्योंकि इस तरीके से है ना, तो इस साइड को अगर फेस इधर होगा तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा और राइट नीचे आ जाएगा। समझ में आया। वैसे ही अगर इस साइड को है, ठीक है, इस साइड को वेस्ट की तरफ है, अगर अगेन देखो, अगर ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है वो, तो ईस्ट की तरफ मुड़ने पर राइट नीचे आता है, लेफ्ट ऊपर आता है। वेस्ट की तरफ मुड़ने पे राइट ऊपर आ जाता है और लेफ्ट नीचे आ जाता है। तो छोटी छोटी चीजें बातें ध्यान में रखो, तो आई थिंक आपको काफी मदद मिलेगी क्वेश्चंस को करने में। अभी भी जितना पैटर्न आप बना सकते हो एक छोटे पेपर में लिख दो कि हम शॉर्ट ट्रिक जो आखिरी दिन देख करके आप जाओ कि हाँ बस इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन करने हैं। वहां पे ये नॉलेज नहीं लगाना कि राइट लेफ्ट तो मुझे पता है, नहीं कुछ नहीं करना है, याद अभी से करके जाओ और वहां पे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना। दूसरा, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जैसे आपने सीरीज सॉल्व की कोई, प्रैक्टिस सेट ले लो कोई भी, एसएससी का तो सबसे अच्छा ग्रेट लेवल है, उस एसएससी की रीजनिंग के
जो आपके टॉपिक्स हैं और रिलेट करके उसका प्रैक्टिस सेट ले लो। तो वो क्या होगा, जो आप सीरीज कर रहे हो तो दिमाग खोल के करो, उसी समय आंसर निकालने की जरूरत नहीं, बस ये भी देखो कि आप क्या मेथड उन दोनों में लगा रहे हो। वो सब एक तरीके के फॉर्मूलाज बन जाएंगे जो आपको आगे मदद करेंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया क्या आपके पास ये 20 मार्क्स का है, तो आई थिंक एक भी मार्क्स इसमें कम नहीं हो सकता। बहुत इजी लेवल की रीजनिंग आती है टीचिंग एग्जाम में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही इतना टफ होता है कि रीजनिंग वो इस लेवल की नहीं देते, बहुत हाई फाई। दूसरा एक ब्लड रिलेशन का भी इसमें क्या आता है, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, देखो अब उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ब्लड रिलेशन के लिए ट्री मेथड का यूज करें, ठीक है। उसमें क्या आता है, सबसे पहले ब्रांचेस बनती है, जिससे सबसे पहली जो होती है वो क्या होगी, ग्रैंड ग्रैंड पा और ग्रैंड मदर की, ग्रैंड फादर लिख दो आप, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यही तो सबसे ऊपर होते हैं, ग्रैंड मदर की। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इन ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का सन होगा, और क्या होगी, डॉटर होगी। ये तो होगी, इन दोनों की क्या होगी, डॉटर होगी, डॉटर होगी। अब इस सन का भी क्या होगे, इस सन की किसी से मैरिज होगी, ठीक है, इस सन की किसी से मैरिज होगी और उनके बच्चे होंगे, ठीक है, वो उन बच्चों में भी क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जनरेशन आती है, ठीक है। तो हम इन सबको दिखाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमें इन सबको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि इतना ग्रैंड फादर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सबको किसी लेटर से दे देना। अगर वहां पे ग्रैंड पा लिखा हुआ है तो आप उसको या तो जीपी करके लिख दो, या फिर जो नाम दिया उस नाम से लिख दो, ठीक है। तो इसको हमेशा मेल को हमेशा आप अपने हिसाब से, इसमें सिंबल में कोई ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, हम इसमें भी ये देख रहे हैं कि जेंडर वाइज मेल है तो वो पॉजिटिव ये होंगे, फीमेल है तो वो नेगेटिव ही होंगे, नहीं। जो भी एक सिंबल आप अपने के लिए रख दीजिए कि आप क्या करो, इसको मेल दे दो, है ना, और इसको फीमेल दे दो, ठीक है। ये सिंबल्स हैं ओनली, कोई और हमने रिप्रेजेंट किया, कोई ये भी हो सकता है कि इसको फीमेल कर दो, इसको प्लस कर दो, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, मेल कर दो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जनरेशन के लिए सेम होना चाहिए जो सिंबल दे रहे हो। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं प्लस लगाऊंगी तो उसमें मेल होगा, जब भी माइनस लगाऊंगी वहां पे फीमेल होगा। तो ग्रैंड पा जब भी लिखूंगी मैं प्लस लिखूंगी, या सन लिखूंगी तो मैं प्लस उसमें पावर लगा दूंगी। अब देखो इसके बाद अगर मैं इन ग्रैंड पा के बाद अगर मैं फादर लिखना चाह रही हूँ, तो अगेन मैंने ऐसी लाइन बनाई और ऐसे कर दिया, और उसके बाद मैं सन लिखना चाह रही तो मैंने ऐसे किया, अगेन हो गई तीनों जनरेशन। इस सन के फादर ये हैं, और फादर के जो फादर हैं वो ये ग्रैंड पा, इसके ग्रैंड पा ये। अब जब भी मैरिज की बात आएगी, इनकी शादी भी होगी तभी तो ये इनका बेटा हुआ होगा, तो इनकी जो वाइफ होगी, जो हमारी ग्रैंड मदर है, उसको मैंने ऐसे नेगेटिव कर लिया। तो उसको इक्वल के, ये इक्वल का रिलेशन मेरे लिए ये बताएगा कि ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने मदर लिख दिया। अब इसको बेसिकली मैं और डिटेल से कहीं पे बता दूंगी, नहीं तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब इसकी भी, अगर इस सन की भी किसी से शादी हो गई है तो भी हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके लिए जो इसकी वाइफ होगी, सन की हम यहाँ लिख देते हैं, वाइफ लिख देते हैं इसको सिंपल सा। तो उसको भी मैं नेगेटिव से दिखाऊं। अब हो सकता है इनकी जो मदर है उसकी कोई सिस्टर हो, तो मैंने ऐसे किया और यहाँ पे उनकी सिस्टर का कुछ नाम लिख दिया, या सिस्टर ही लिख दी, ठीक है, उसका जो भी नाम होगा, और उसको भी माइनस से। तो देखो अगर कोई मुझसे पूछे कितनी फीमेल है इसमें, तो हमें पता है 1 2 3 4, 4 फीमेल्स हो गए, मेल कितने, 3 मेल्स हो गए। ऐसे ही कजन हो या सिस्टर हो, उसके लिए एक लाइन से दिखाओ। डबल लाइन जो है कपल्स को दिखाती है। और अगर जनरेशन की बात, सिंगल लाइन है लेकिन एक के ऊपर एक है, इसका मतलब वो जनरेशन को दिखा रहा है। अगर इसकी सिस्टर दिखानी होगी तो इसके सामने यूं करना होगा। इसका ब्रदर दिखाना है तो भी सिंगल लाइन लिखो, यहाँ ब्रदर लिख दो, या जो उसका नाम दिया वो लिख दो, और इसमें पॉजिटिव लिख दो। तो जब ये ट्री बन जाती है, इस ट्री से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, किसका किससे रिलेशन है वो जल्दी दिख जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से करना। तो बेसिकली इतने यही कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक और है वेन डायग्राम, मैंने उसमें देखा था कि वो वेन डायग्राम के बारे में पूछ रहे थे।
अब देखो वेन डायग्राम में आपको क्या करना है। वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा कि आप फिगर से किसी भी स्टेटमेंट को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो और है, यहाँ पे तो रीजनिंग की बात हो रही है, नहीं तो मैथ्स में तो बहुत अच्छा यूज होता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस वो एक फिगर में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम रीजनिंग की बात करेंगे तो वो कुछ भी नहीं क्या करेगा, क्या कर देते हैं वेन डायग्राम में, वो सिंपल क्या करेगा, ट्राइंगल को कुछ बांध देगा। जैसे ट्राइंगल को बोल देगा ये टीचर है, टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किल को बोल देगा ये सिंगर है। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ और कह देगा, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को वो ये कह देगा कि ये कुछ भी है ना, ये है हाउस मेकर है, कुछ भी। तो इन्होंने क्या किया, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो क्या करेगा, इन सबको मिक्स कर देगा, ऐसे एक ट्राइंगल बनाएगा। इसके बाहर से ये जो रेक्टेंगुलर फिगर था वो लगा देगा, इसके अंदर ये स्क्वायर लगा देगा। यहाँ पे कुछ नंबर लिख देगा 1 2 3 4, ऐसे कई जगह नंबर लिख देगा। फिर पूछ देगा कि जो है कितने, जो है कितने मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ सिंगर्स हैं, कितने मेंबर्स जो हैं सिंगर टीचर दोनों। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो यही आपके पास मेनली इस रीजनिंग का पैटर्न है पूरा का पूरा। अगर प्रैक्टिस सेट देखते हैं, टाइम मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे